निर्भया कांड जैसा भयानक मामला यह पहला नहीं था जब किसी हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दी गई थी। इससे कुछ साल पहले 1990 में एक ऐसी ही भयावह घटना घटित हुई थी जिसमें धनंजय चटर्जी नामक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई थी। धनंजय के फांसी पर चढ़ने के समय उसके आखिरी शब्द थे, आमी निर्दोष, यानी मैं बेगुनाह हूं। इसके बाद जनता ने तथ्यों को परखने के बाद यह कहना शुरू कर दिया कि शायद यह व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था। यह सवाल उठता है कि क्या सच में हमारी न्याय प्रणाली में कोई गलती हुई थी जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई। यह कहानी एक सिलसिलेवार तरीके से बताई जाएगी। यह एक अजीब केस था जहां पहले तो आरोपी को फांसी पर चढ़ाने के लिए लोग प्रदर्शन करते हैं और फिर बाद में फांसी के फंदे पर झूल चुके व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए रैलियां निकाली जाती हैं। इस केस का मुख्य किरदार धनंजय चटर्जी है, जिसका जन्म 14 अगस्त 1960 को पश्चिम बंगाल के कुलूदीही में हुआ था। धनंजय ने 1986 से 87 के आसपास नौकरी की तलाश में कोलकाता का रुख किया और वहां MS सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो नाम की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाली। उसकी पोस्टिंग साउथ कोलकाता के भवानीपुर में स्थित आनंद अपार्टमेंट में हुई। यहां धनंजय की शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। इसी आनंद अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर नागरदास पारेख का परिवार भी रहता था। नागरदास पारेख गुजरात के मूल निवासी थे जो काम के सिलसिले में कोलकाता आए और यहीं अपनी सोने चांदी की दुकान खोल ली। पारेख परिवार में नागरदास के अलावा उनकी पत्नी यशोमती, बेटी हेतल और बेटा भावेश शामिल थे। 1990 में बेटी हेतल पारेख वेलेंड गोल्डस्मिथ स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। 2 मार्च 1990 को हेतल ने अपनी मां यशोमती से शिकायत की कि जब वह स्कूल से लौट रही थी तो धनंजय ने उससे कुछ ऐसी बातें कही जो उसे अच्छी नहीं लगीं। इससे पहले भी हेतल ने अपनी मां से धनंजय की टीजिंग के बारे में शिकायत की थी। हेतल ने अपनी मां को यह भी बताया कि धनंजय ने उसे साथ में फिल्म देखने जाने के लिए भी कहा। यशोमती ने इस बारे में अपने पति नागरदास को बताया। इसके बाद नागरदास ने 4 मार्च 1990 को धनंजय चटर्जी के खिलाफ एक लिखित शिकायत उस कंपनी को दी जिसने धनंजय को नौकरी दी थी। इसकी जानकारी अपार्टमेंट सोसाइटी को भी दी गई, जिसके बाद सोसाइटी ने कंपनी से गार्ड बदलने को कहा। सोसाइटी की रिक्वेस्ट पर धनंजय का ट्रांसफर आनंद अपार्टमेंट के पास के ही पारस अपार्टमेंट में कर दिया गया। आनंद अपार्टमेंट में धनंजय की जगह विजय थापा नाम के एक व्यक्ति को रखा गया। धनंजय को आदेश दिया गया कि 5 मार्च 1990 से वह पारस अपार्टमेंट में काम करेगा। हालांकि धनंजय ने अपने रूटीन के मुताबिक 5 मार्च 1990 को भी सुबह 6 बजे ड्यूटी पर आकर 2 बजे तक काम किया। इधर पारेख परिवार भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। नागरदास अपनी दुकान के लिए निकल गए, बेटा कॉलेज चला गया और हेतल उस दिन परीक्षा देने निकली। 1 बजे के आसपास परीक्षा खत्म होने के बाद हेतल स्कूल से वापस आई। घर में हेतल और उसकी मां यशोमती थी। यशोमती हर दिन शाम में 5 से 5:30 बजे के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने जाती थी। 5 मार्च 1990 को भी लगभग 5:20 बजे यशोमती पूजा करने के लिए मंदिर के लिए निकल गईं। घर में अब केवल हेतल अकेली रह गई थी। जैसे ही यशोमती मंदिर के लिए निकली, धनंजय चटर्जी आनंद अपार्टमेंट में आया और नाइट गार्ड दशरथ मुर्मू से कहा कि उसे बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर 3 में जाना है। इसी फ्लैट में पारेख परिवार रहता था। जब गार्ड ने पूछा कि फ्लैट में क्यों जाना है, तो धनंजय ने बताया कि उसे आज से ही पारस अपार्टमेंट में काम ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ निजी कारणों से वह आनंद अपार्टमेंट में ही ड्यूटी कर रहा था। धनंजय लगभग 5:20 बजे फ्लैट के अंदर गया। अब समय हो रहा था 5:45 का। प्रताप चंद्रपाल नाम का एक व्यक्ति आनंद अपार्टमेंट में आया। वह उसी कंपनी में सुपरवाइजर था जिसमें धनंजय सिक्योरिटी गार्ड था।
प्रताप ने गार्ड से पूछा कि क्या नया गार्ड विजय थापा ड्यूटी पर आया था। गार्ड ने बताया कि आज विजय ड्यूटी पर नहीं आया, बल्कि धनंजय ने ही ड्यूटी की। इस पर सुपरवाइजर ने गार्ड से कहा कि तुरंत धनंजय को नीचे बुलाओ। गार्ड ने नीचे से धनंजय को आवाज लगाई। जब धनंजय ने आवाज सुनी तो वह फ्लैट नंबर 3 की बालकनी से नीचे झांकता है। गार्ड ने कहा कि जल्दी आओ, सुपरवाइजर तुमसे मिलने आया है। धनंजय ने कहा कि वह अभी आता है और कुछ ही पल में लिफ्ट के सहारे नीचे आ गया। सुपरवाइजर ने उसे नई जगह ज्वाइन करने की हिदायत दी और वहां से निकल गया। अब शाम के 6:05 हो चुके थे। यशोमती मंदिर में पूजा करके वापस आईं और लिफ्ट के पास आईं। यहां पर लिफ्ट ऑपरेटर रामधन यादव ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही धनंजय आपके अपार्टमेंट में गया था। यह सुनकर यशोमती घबरा गईं, क्योंकि पिछले दिनों ही धनंजय के खिलाफ उनकी बेटी हेतल ने शिकायत की थी। यशोमती घबराहट में अपने फ्लैट तक गईं और बेल बजाने लगीं। लगातार बेल बजाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला। जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। कोई जवाब ना मिलने पर यशोमती ने अपार्टमेंट का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। इस कारण दूसरे फ्लैट में रहने वाले लोग बाहर निकलते हैं और यशोमती की फ्लैट की तरफ भागते हैं। ये लोग भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अंत में दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ दिया जाता है। दरवाजा टूटते ही घर के अंदर सबसे पहले यशोमती जाती हैं। उनके पीछे कुछ पड़ोसी भी घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर में जाते ही देखते हैं कि हेतल का कमरा खुला हुआ है। सभी हेतल के कमरे की तरफ भागते हैं। वहां का दृश्य देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेतल लगभग नंगी अवस्था में खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। उसके चेहरे, हाथ और निजी अंग पर भी खून के धब्बे थे। कमरे के अंदर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कमरे में मौजूद लोग हेतल को आवाज देते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेतल बेसुध पड़ी हुई थी। उसकी मां उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती हैं और फिर बाकी लोगों की मदद से उसे लिफ्ट में लेकर नीचे आती हैं। अब तक कुछ पड़ोसियों ने पास में रहने वाले एक डॉक्टर को भी बुला लिया था। लिफ्ट में ही डॉक्टर हेतल का परीक्षण करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद फिर से कुछ लोग हेतल को कमरे में लाकर रख देते हैं और उसके शरीर पर खून से पूरी तरह भीगा हुआ चादर डाल देते हैं। इस भीड़ में से कुछ लोग हेतल के भाई भावेश को इस घटना की जानकारी देते हैं और वह लगभग 7 बजे घर पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद इस बात की जानकारी हेतल के पिता को भी दे दी जाती है और वह 8:30 बजे घर पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि हेतल की मौत की पुष्टि लगभग 6:30 बजे के आसपास हो गई थी, लेकिन इसके बाद भाई और पिता भी घर पहुंचे। जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और बारीकी से जांच पड़ताल की। इस बीच घटनास्थल पर जाने के लिए आए पत्रकारों ने भी इस मामले को अच्छी तरह से कवर किया। पुलिस ने सबसे पहले पारेख परिवार को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस ले जाया। इसके बाद धीरे धीरे पूरे मामले की छानबीन शुरू हुई। पुलिस ने धनंजय चटर्जी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धनंजय ने सभी से छिपने का प्रयास किया। फिर भी पुलिस ने धनंजय को 6 मार्च 1990 की सुबह 7:30 बजे ही पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामले की जांच शुरू की। धनंजय ने पहले तो पुलिस को बताया कि वह घटना के समय फ्लैट में मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया, जिसमें हत्या, बलात्कार और सबूत नष्ट करने के आरोप शामिल थे।
धनंजय का ट्रायल शुरू हुआ और कई गवाहों को भी इस मामले में पेश किया गया। इस दौरान अदालत में कई बार धनंजय का बयान भी लिया गया। धनंजय ने बार बार यह दावा किया कि वह निर्दोष है और उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। जैसे जैसे मामला बढ़ा, धनंजय की कहानी भी बदलती गई। कभी वह कहता कि उसने हेतल को नहीं मारा, कभी कहता कि उसने केवल दुष्कर्म किया था। अदालत में कई गवाह पेश किए गए जिन्होंने धनंजय के खिलाफ गवाही दी। फिर अदालत ने एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया जिसने मामले की नई दिशा में जांच की। इस टीम ने मामले के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। कई गवाहों ने धनंजय की उस रात के बारे में स्पष्ट गवाही दी जब हेतल की हत्या की गई थी। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने धनंजय को धीरे धीरे फंदे की तरफ खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी धनंजय ने अपने वकील की मदद से अपनी ओर से दलीलें पेश की। आखिरकार 1991 में अदालत ने धनंजय को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया। कुछ लोग धनंजय की सजा पर सवाल उठाने लगे और इसे गलत साबित करने की कोशिश की। धनंजय ने कई बार याचिकाएं डाली, लेकिन सभी अस्वीकार कर दी गईं। धीरे धीरे धनंजय की फांसी की सजा को लागू करने का समय आ गया। धनंजय को 25 अप्रैल 1992 को फांसी दी गई। यह सजा देश में काफी चर्चित रही और इसे कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कवर किया गया। धनंजय चटर्जी की कहानी न केवल एक व्यक्ति की जिंदगी की कहानी है, बल्कि यह उस समय की न्याय प्रणाली की भी कहानी है जो कई बार निर्दोषों को भी दंडित कर देती है। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हमारे देश की न्याय प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता है? क्या हर व्यक्ति को सही न्याय मिल रहा है? यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय की रक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी निर्दोष व्यक्ति की फांसी की सजा न हो। इस मामले ने पूरे देश में गहरा प्रभाव डाला और आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं। इस कहानी का अंत हमें यह सीख देता है कि हमें हमेशा सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए।